हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन पेपर जो इस समय हम लोग हल कर रहे हैं, उसमें 15 क्वेश्चन अभी और शेष बचे हैं, जो आज के वीडियो में हम उसे हल करेंगे। तो आइए उन शेष प्रश्नों को भी हल करके ये पीवाईक्यू पूरा करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, द लिमिट्स टू ग्रोथ किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो इस द लिमिट्स टू ग्रोथ से संबंधित प्रश्न के बारे में हमने जो विवरण अपने 2 शार्ट्स में दिया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे जरूर देखें। एक में लिमिट्स टू ग्रोथ की सामान्य जानकारी दी गई है और एक शार्ट्स में सोशियोलॉजिकल व्यू, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से द लिमिट टू ग्रोथ और क्लब ऑफ रोम के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ये रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये द क्लब ऑफ रोम जो 1972 में बना था, उसने द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो क्लब ऑफ रोम क्या है, हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों, इन सभी का एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। 1972 में MIT, मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं, जिसमें डोनेला मेडोज का नाम नेतृत्व के रूप में आता है, डोनेला मेडोज के नेतृत्व में यह रिपोर्ट तैयार कराई गई थी MIT के वैज्ञानिकों द्वारा। क्लब ऑफ रोम अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रयोग किया था, कंप्यूटर सिमुलेशन पद्धति का प्रयोग किया था, जिसको वर्ल्ड 3 कहा गया था, वर्ल्ड 3 मॉडल कहा गया था। और इस मॉडल का प्रयोग करके, जिसमें 5 चर निर्धारित किए गए थे, इस मॉडल का प्रयोग करके इस रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और उससे उत्पन्न प्रदूषण और संसाधनों का दोहन यदि इसी प्रकार से अगर जारी रहा, तो अगले 100 वर्षों के भीतर पृथ्वी की जो वहन क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और मानवता का पतन शुरू हो जाएगा, ऐसा इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा गया था। और ये पहली बार था जब किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया था। तो सतत विकास की अवधारणा भी इसी रिपोर्ट में सबसे पहली बार की गई थी और सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अनंत विकास इस सीमित ग्रह पर संभव नहीं है, हमें अपने उपभोग की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र 1972, तो 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन भी आया था। स्टॉक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो पर्यावरण पर पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। हालांकि ये लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो रिपोर्ट आई थी, उसी ने इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया था। और इस सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशंस ने यूनेप की स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप की स्थापना इसी सम्मेलन के बाद हुई थी। थॉमस माल्थस इसमें एक ऑप्शन है। थॉमस माल्थस ने अपने प्रसिद्ध लेख एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में उन्होंने लिखा था, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा था कि खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के बीच असंतुलन पैदा होता है, क्योंकि खाद्यान्नों की जो वृद्धि है वो अंकगणितीय वृद्धि से बढ़ती है और जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय वृद्धि होती है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से ज्यामितीय वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। तो द लिमिट्स टू ग्रोथ को अक्सर हम नव माल्थसवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माल्थस के डर को आधुनिक वैज्ञानिक डाटा के साथ जोड़ती है, इसीलिए ऑप्शन दिया गया है। तो द लिमिट्स टू ग्रोथ नव माल्थसवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, इसको नव माल्थसवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि जो बातें थॉमस माल्थस ने 1798 में कही थी, उसको कहीं ना कहीं आधुनिक वैज्ञानिक डेटा के आधार पर उसी को ये सिद्ध करता है, उसी से जुड़ता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये WHO 1991, ये मुख्य रूप से
वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और महामारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। और 1991 के आसपास डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर रिपोर्टें दी थी, लेकिन इसका लिमिट्स टू ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, इसको विशेष करके रिपीट करें। अगला प्रश्न, यौन भूमिकाओं के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? ह्यूमन बायोग्रामर, तो ये अवधारणा लियोनेल टाइगर और रॉबिन फॉक्स ने इस अवधारणा का प्रयोग किया है। टाइगर और फॉक्स ने एक पुस्तक लिखी थी, द इंपीरियल एनिमल, एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा पेश की थी। क्या है बायोग्रामर? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे भाषा के लिए ग्रामर होता है, जो नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है, भाषा के लिए ग्रामर जो होती है वो नियमों का एक ढांचा है, वैसे ही बायोग्रामर मानव व्यवहार के लिए एक आनुवांशिक कार्यक्रम है। जिस प्रकार से भाषा के लिए ग्रामर होता है, वैसे मनुष्य के लिए भी, मानव व्यवहार के लिए भी आनुवांशिक कार्यक्रम ये बायोग्रामर कहलाता है। इसमें उन्होंने यौन भूमिकाओं के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। क्या कहा था कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य व्यवहार में जो अंतर है वो केवल सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों के उद्विकास का परिणाम है। अर्थात पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में जो अंतर है वो उन्होंने जैविक आधार पर स्पष्ट किया है। जैसे पुरुषों में शिकारी के गुण होते हैं, हंटर के गुण होते हैं, और महिलाओं में देखभाल का गुण होता है, संग्रहणकर्ता के रूप में होता है के गुण होते हैं। तो टाइगर और रॉबिन फॉक्स कहते हैं कि ये उनके जैविक ढांचे में रचा बसा हुआ है। समाजशास्त्र में अक्सर इस दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है क्योंकि ये जैविक नियतिवाद को बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब जैविक नियतिवाद को ये बढ़ावा देते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के मध्य जो ये डिफरेंस है वो जैविक है, और ह्यूमन बायोग्रामर के आधार पर वो समझाते हैं। इसकी आलोचना बहुत होती है आज के नारीवादी समाजशास्त्रियों द्वारा। जॉन बाउली अपने अटैचमेंट थियरी के लिए जाने जाते हैं, अटैच थियरी। उन्होंने बताया था कि शिशु और माता के बीच का जो प्रारंभिक लगाव होता है बच्चे के भविष्य के सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैटरनल डिप्राइवेशन, मातृवंचना। तो इसको याद रखें, जॉन बाउली का एक कॉन्सेप्ट है मैटरनल डिप्राइवेशन, मातृवंचना की अवधारणा। सापेक्षिक वंचना की अवधारणा मर्टन की है, जॉन बाउली की मैटरनल डिप्राइवेशन है, जो मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र का आधार बनती है। एन.ए. ओकले एंड डब्ल्यू हार्ट, तो एन.ए. ओकले ये नारीवादी समाजशास्त्री हैं। ये टाइगर और फॉक्स, रॉबिन फॉक्स की बहुत बड़ी आलोचक रही हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, एन.ए. ओकले की पुस्तक है, इसमें उन्होंने लिंग और जेंडर के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। लिंग और जेंडर, इसके मध्य अंतर स्पष्ट किया है। वो कहते हैं जो लिंग है, सेक्स है, ये जैविक है, और जेंडर जो है ये सामाजिक है। इस प्रकार वो अंतर स्पष्ट करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि घरेलू काम और यौन भूमिकाएं पूरी तरह से समाज द्वारा निर्मित हैं, न कि जैविक। अर्थात ये टाइगर और फॉक्स की के एकदम विपरीत बात करती हैं, एकदम उल्टा, और इनकी आलोचना करती हैं कि जो जैविक नियतिवाद के आधार पर उन्होंने यौन भूमिकाओं की चर्चा की है वो बहुत ही गलत है। और इसमें एक ऑप्शन और है, ब्रूनो बेटलहम, ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के विकास पे और ऑटिज्म पे काम किया है। ऑटिज्म पे भी काम इन्होंने किया है, और इनकी किताब का नाम है द यूजेज ऑफ एन्चेंटमेंट, जहां पर उन्होंने फेरी टेल्स का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया था और बताया था कि जो कहानियां हैं, फेरी टेल्स हैं, जो दादा दादी द्वारा सुनाई जाती हैं, वो बच्चों को उनके अवचेतन डर से निपटने में किस प्रकार से मदद करती हैं, इस पर उनका विश्लेषण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टाइगर और रॉबिन फॉक्स जिन्होंने ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा दी है, वे यौन भूमिकाओं को प्रकृति की देन मानते हैं, जबकि एन.ए. ओकले जैसे विचारक जो वर्तमान या आधुनिक नारीवादी हैं, वे इसे पोषण और सामाजिक संरचना का परिणाम मानते हैं, अर्थात इसका आधार सामाजिक और सांस्कृतिक मानती हैं एन.ए. ओकले। तो इस प्रकार से जो बायोग्रामर की अवधारणा है समाजशास्त्र में एक विवादास्पद अवधारणा है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, किसने बताया कि किस प्रकार शहर उसके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं?
तो जॉर्ज सिमेल ने एक लेख लिखा था जिससे संबंधित है ये स्टेटमेंट, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। ये लेख सिमेल ने लिखा था जिसमें उन्होंने शहरी जीवन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया था और एक अवधारणा उन्होंने दी थी, ब्लेज एटीट्यूड की अवधारणा। इससे संबंधित ब्लेज एटीट्यूड की अवधारणा उन्होंने दी थी। उनका कहना था कि शहर में इतनी अधिक उत्तेजनाएं होती हैं, इतने स्टिमुली होते हैं, इतनी उत्तेजना होती है कि भीड़, जैसे भीड़ होता है, शोर है, विज्ञापन है, अजनबी चेहरे हैं, इतना ज्यादा उत्तेजनाएं होती हैं कि जो मनुष्य है उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो थक जाता है। वो खुद को बचाने के लिए शहरी व्यक्ति एक उदासीन या ब्लेज विकसित कर लेता है। ब्लेज मीन्स होता है ढाल दृष्टिकोण, मतलब अपने को बचाने के लिए, उस थकान को मिटाने के लिए शहरी व्यक्ति एक उदासीन या ढाल विकसित मतलब उदासीन हो जाता है या तो ढाल विकसित कर लेता है जहां पर वो चीजों के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, एकाकी हो जाता है। तो इस प्रकार से सिमेल ने मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ में बताया कि शहर में जो संबंध होते हैं वो भावनात्मक नहीं होते हैं बल्कि तार्किक और गणनात्मक होते हैं। इन्होंने मनी इकोनॉमी की बात की थी। मनी इकोनॉमी, मुद्रा अर्थव्यवस्था और तार्किकता के बारे में इन्होंने बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शहरों में लोगों के नाम से नहीं जानते, लोगों को उनके नाम से नहीं जानते हैं बल्कि उनके काम से जानते हैं। जैसे सब्जी वाला है, बस कंडक्टर है, दुकानदार है, उस नाम से जानते हैं, हम उसको उनके व्यक्तिगत नाम से नहीं जानते हैं। और सिमेल कहते हैं कि शहर जो है व्यक्ति को गांव की बंदिशों से स्वतंत्रता तो देता है लेकिन उसके बदले में उसे अकेलापन और अलगाव का भी अनुभव कराता है। तो इस प्रकार से वो शहरी जीवन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण जॉर्ज सिमेल ने अपने लेख द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ में किया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि शहर और उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं। इसमें रॉबर्ट पार्क शिकागो स्कूल के संस्थापक रहे हैं, स्कूल के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर एक पारिस्थितिक तंत्र है। शहर क्या है? ये पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, इको सिस्टम है शहर। और मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा देते हैं, मानव पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट है, मानव पारिस्थितिकी का सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न समूह शहर के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में बस जाते हैं। डेविड हार्वे ये मार्क्सवादी हैं, भूगोलवेत्ता भी हैं, समाज शास्त्री भी हैं। मार्क्स, उनका जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से आर्थिक एवं राजनैतिक है। इसको एक अलग वीडियो में डेविड हार्वे को हम पढ़ाएंगे, जिसमें उन्होंने अन्यायपूर्ण शहरीकरण की बात की थी, अन्यायपूर्ण शहरीकरण और पूंजी के संचय पर उनका अध्ययन है, उस पर काम किया है, पूंजी के संचय, डेविड हार्वे ने। इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टाइम स्पेस कंप्रेशन। तो इन्होंने कहा था कि शहर का जो निर्माण होता है वो निवासियों की मानसिक शांति के लिए नहीं होता है बल्कि पूंजीपतियों के लाभ के लिए किया जाता है। तो शहरीकरण पूंजीपतियों के लिए है, ये बात कहते हैं, इसीलिए अन्यायपूर्ण शहरीकरण की बात करते हैं। टानीज अपने दो प्रसिद्ध अवधारणाओं के लिए जाने जाते हैं, गैमनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हम समुदाय से समाज की ओर बढ़ रहे हैं, समुदाय से समिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो गैमनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट। गैमनसाफ्ट क्या है? सामुदायिक जीवन है, सामुदायिक समाज कहलाता है जहाँ पे संबंध अनौपचारिक होते हैं, आत्मीय होते हैं। जबकि गैसेलसाफ्ट ऐसा समाज है, समितीय समाज है, जहाँ संबंध जो है औपचारिक होते हैं, स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से टॉनीज ने समाज के दो प्रकार बताए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं? तो इसमें कॉन्सेंट्रिक जोन में बसने की प्रवृत्ति के आधार पर परिवारों का जो बसावट है उसके बारे में चर्चा की गई है। पारिवारिक जीवन चक्र और नगरीय स्थान। बर्गेस कहते हैं कि परिवार की संरचना ये तय करती है कि वो शहर के किस हिस्से में रहेगा, क्योंकि बर्गेस ने शहरों के विकास की जो 5 जोन उन्होंने बताए थे। सबसे जो केंद्र का जोन है
उसे CBD उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि जो संक्रमण क्षेत्र है, जोन ऑफ ट्रांजिशन है, यहाँ पर अस्थायी परिवार या अकेले रहने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर पारिवारिक बंधन सबसे कमजोर होते हैं, जिससे यहाँ पर सामाजिक विघटन भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया है, जो आंसर दिया है, वो बी बेरी और पी रीस जाता है, क्योंकि जो बर्गेस की विवेचना है उसमें बी बेरी और रीस ने सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण के आधार पर वर्गेस के मॉडल को फैक्टोरियल इकोलॉजी के माध्यम से चुनौती देते हैं और उसको परिष्कृत करते हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि शहर में 3 अलग-अलग प्रवृत्तियां एक साथ काम करती हैं। पहला उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति, उन्होंने कहा कि ये सेक्टर में चलता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्होंने ये बताया कि ये सेक्टर में चलती हैं, जैसा होमर हाइड ने दिया था। आर्थिक स्थिति सेक्टर के आधार पर चलती है, पारिवारिक स्थिति संकेंद्रित वृत्तों के आधार पर चलती है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, संकेंद्रित वृत्तों के आधार पर चलती है। यही वो बिंदु है जहां पर वो बर्गेस का समर्थन करते हैं कि जो परिवार का प्रकार है वो वृत्ता दूरी पर निर्भर करता है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और जो तीसरी जो प्रवृत्तियां हैं शहर में, वो है जातीय अलगाव, मतलब जातियां अलग अलग क्षेत्रों में कैसे रहती हैं। तो ये जातीय अलगाव ये क्लस्टर के आधार पर चलता है, रीस कहते हैं, क्लस्टर्स के आधार पर पाया जाता है। तो उन्होंने सोशल एरिया एनालिसिस के आधार पर शहर में 3 प्रवृत्तियों की चर्चा की है। एक आर्थिक स्थिति जो होमर हाइड के सेक्टर के आधार पर चलती है, पारिवारिक स्थितियां ये संकेंद्रित वृत्तों के आधार पर बसने की प्रवृत्ति रखती हैं, और जातीय अलगाव जो जातियां अलग अलग क्षेत्रों में बसती हैं वो क्लस्टर की तरह से क्लस्टर की प्रवृत्ति में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से वो चर्चा करते हैं। रॉबर्ट पार्क ने प्राकृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी, नेचुरल एरिया, प्राकृतिक क्षेत्र। उनका मानना था कि जैसे प्रकृति में पौधे अपनी प्रजाति के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं, उसी प्रकार समान प्रकार के परिवार, जैसे समान भाषा अगर होती है, समान व्यवसाय होता है, तो एक दूसरे के करीब आकर के प्राकृतिक बस्तियां बना लेते हैं। इसे और उन्होंने इसको सिम्बायोसिस जिसको सहजीविता कहते हैं, सहजीविता के आधार पर प्राकृतिक क्षेत्र बनते हैं, ये बात रॉबर्ट पार्क कहते हैं। योगेश अटल ये भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय संदर्भ में इसका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने ये कॉन्सेंट्रिक जोन की जो परिभाषा पश्चिमी अवधारणा है, इसकी आलोचना करते हुए भारतीय शहरों के लिए इन्होंने निरंतरता का सिद्धांत दिया। भारतीय शहरों के लिए निरंतरता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों में संकेंद्रित क्षेत्र नहीं पाए जाते। भारतीय शहरों में जो संकेंद्रित जिसकी चर्चा वर्गेस ने की है, संकेंद्रित क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पुराने शहर के केंद्र में ही सबसे धनी और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं बसी हुई होती हैं, जो वर्गेस के मॉडल के बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार से वर्गेस बताते हैं कि 5 जोनों में सबसे जो सेंटर का एरिया होता है CBD, वहाँ विघटित परिवार रहते हैं, सामाजिक विघटन वहाँ ज्यादा होता है, एकाकी सिंगल पेरेंट फैमिली रहते हैं। तो इस तरह से भारतीय शहरों में नहीं पाया जाता है। भारतीय शहरों में जो सेंटर है, जो पुराने शहर हम देखते हैं, उसके केंद्र में ही सबसे धनी और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो वर्गेस के विश्लेषण का जस्ट उल्टा है। तो योगेश अटल इसको भारतीय शहरों पर परखते हैं। अगला प्रश्न, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ये दिल्ली विलेज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑस्कर लेविस हैं। ऑस्कर लेविस ने दिल्ली के पास एक स्थित गांव था रानी खेड़ा, उसका अध्ययन किया। रानी खेड़ा का अध्ययन करते हैं, और उन्होंने इसे स्टडीज इन ए दिल्ली विलेज इसलिए कहा क्योंकि राजधानी के ज्यादा करीब होने के बावजूद वो ये देखना चाहते थे कि राजधानी के इतने करीब होने के बावजूद भी गांव की सामाजिक संरचना कितनी स्थिर है, कितनी परिवर्तनशील है, इसको परखना चाहते थे। तो रानी खेड़ा का अध्ययन करते हैं और स्टडीज इन दिल्ली विलेज इसको नाम देते हैं। किताब है उनकी विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें वो गुटबाजी का भी अध्ययन करते हैं। रानी खेड़ा में वो गुटबाजी का भी अध्ययन करते हैं।
गुटों का विश्लेषण। उन्होंने बताया कि गांव में शक्ति का बंटवारा जातियों के बीच नहीं बल्कि जातियों के भीतर मौजूद छोटे छोटे समूहों के बीच होता है, फैक्शंस के बीच होता है, जो अक्सर वैवाहिक संबंधों के आधार पर होते हैं या आर्थिक हितों के आधार पर बंधे हुए होते हैं। उन्होंने जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया, जजमानी प्रथा, और बहुत गहरा आर्थिक विश्लेषण उन्होंने किया और कहा कि जो जजमानी व्यवस्था है क्या है, वो शोषणकारी है, ये प्रभुत्व आधारित है। तो जजमानी व्यवस्था को ऑस्कर लेविस क्या मानते हैं, शोषणकारी मानते हैं। इसका भी अध्ययन रानी खेड़ा के अध्ययन में इन्होंने किया है। एस.सी. दुबे की किताब इंडियन विलेज है जो 1955 में लिखी गई, और किसका अध्ययन है, वो समीर पेट का अध्ययन है। ये भी कई बार पूछा जाता है, हैदराबाद में गांव है, हैदराबाद के समीर पेट गांव पर आधारित है ये अध्ययन इंडियन विलेज। ऑस्कर लेविस का एक कॉन्सेप्ट और आता है गरीबी की संस्कृति। एम.एन. श्रीनिवास, इनकी किताब रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में लिखी गई। श्रीनिवास की किताब इंडियाज विलेज थी, जो उस अध्ययन में जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो किताब उस गांव में आग लग जाने की वजह से जल गई थी। बाद में यादों के आधार पर उसी को उन्होंने फिर से लिखा, जिसका नाम उन्होंने दिया रिमेम्बर्ड विलेज, जो मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन पर आधारित है। रामपुर गांव का अध्ययन वो करते हैं। बी.आर. चौहान ने राजस्थान के गांव राणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने पुस्तक लिखी थी द राजस्थान विलेज 1967, वहां उन्होंने लिखा था। बी.आर. चौहान ने राणावतों की सादड़ी का अध्ययन करके दिखाया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर कहा था, बल्कि वे व्यापक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाज से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से 4 विशेषताओं के आधार पर रेडफील्ड ने गांव की विशेषता बताई थी, वो भारतीय गांव के सटीक नहीं बैठते हैं। तो इसमें ध्यान रखें, एस.सी. दुबे समीर पेट का अध्ययन है, ऑस्कर लेविस रानी खेड़ा का अध्ययन है, एम.एन. श्रीनिवास मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन है, और बी.आर. चौहान ने राणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया था। ये सभी ग्रामीण अध्ययन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्कर लेविस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया? हाँ, तो ये ऑस्कर लेविस ने किया है। 2 अलग अलग महाद्वीपों के गांवों की तुलना करके इन्होंने 2 अलग अलग कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। लेविस ने पाया कि जहां मैक्सिको के गांव में नगर पालिका और राज्य का प्रभाव अधिक था, वहीं पर भारतीय गांव में जाति और जजमानी व्यवस्था के कारण भारतीय गांव अधिक जटिल और आंतरिक रूप से अधिक संगठित हैं। तो दोनों महाद्वीपों के दोनों गांवों की संस्कृतियों का उन्होंने कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। गुटबाजी में भी उन्होंने बताया, जैसा कि हम रानी खेड़ा में भी उन्होंने अध्ययन किया गुटबाजी का, इसी तरह से यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करके भी उन्होंने देखा कि दोनों संस्कृतियों में गुट जो है, फैक्शंस, सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन भारत में जो गुटों का आधार है वो वंश है और जाति है। तो इस प्रकार की चर्चा वो करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के टोपाजलान का अध्ययन किया था और चानकोम का भी। टोपोजलान का अध्ययन किया था, उन्होंने भारत का कोई क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया था, फील्ड वर्क नहीं किया था। उनका मैक्सिको के 2 गांव टोपाजलान और चानकोम का अध्ययन है, जिसमें उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट कम्युनिटी, एंड लोक नगर सातत्य की अवधारणा भी ये देते हैं, लोक नगर सातत्य, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम। ने टोपोजलान के अध्ययन के आधार पर यह बताया था कि टोपोजलान एक शांत और सुखी लोक समाज है, जबकि जब ऑस्कर लेविस ने उस गांव का फिर दोबारा अध्ययन किया तुलनात्मक अध्ययन के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि वहां पर संघर्ष, गरीबी और ईर्ष्या भी पाया अपने अध्ययन में, और इसीलिए लेविस ने रेडफील्ड की रोमांटिक नजरिए की कड़ी आलोचना की थी कि उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा बताया था, जबकि ऐसा नहीं है। आंद्रे बेते का जो अध्ययन है वो तंजौर के श्रीपुरम का अध्ययन है। ये बदला हुआ नाम है श्रीपुरम, गांव का वास्तविक नाम अग्रहारम था, और जिसमें उन्होंने बेवेरियन दृष्टिकोण से भारतीय गांव का अध्ययन किया और कास्ट, क्लास एंड पावर, त्रिआयामी दृष्टिकोण से कास्ट, क्लास एंड पावर जो बेवेरियन दृष्टिकोण है उस आधार पर भारतीय गांव का अध्ययन किया। वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल, जाति, वर्ग और शक्ति का उपयोग करके उन्होंने भारतीय ग्रामीण संरचना को
समझाया था। A.R. देसाई का जो ग्रामीण अध्ययन वो मार्क्सवादी पर है, और इसमें एक ऑप्शन है ई नॉरवैक, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, जाति की परिभाषा में सी बोगल ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया था? तो सी बोगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्से ऑन द कास्ट सिस्टम, जो बोगल की किताब है वो है एस्से ऑन द कास्ट सिस्टम, इस किताब में जाति व्यवस्था की 3 विशेषताएं उन्होंने बताई थी। पहला उन्होंने बताया था पदानुक्रम, क्योंकि जाति, उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था का अर्थ ही ऊंच नीच की एक सीढ़ी है। जाति व्यवस्था ऊंच नीचे क्रम में विभाजित है। समाज समान स्तर के समूहों में नहीं बटा है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्थित श्रेणियों में बटा हुआ है। एक वर्ग यहाँ है, फिर यहाँ, इस तरह से बटा हुआ है। इन्होंने ब्राह्मण को शिखर पर माना था और अछूत को आधार पर माना, और उनकी परिभाषा का यह पहला स्तंभ है। दूसरा उन्होंने बताया वंशानुगत विशेषता, जो पहली परिभाषा है पदानुक्रम बताई, दूसरी परिभाषा उन्होंने बताई कि वंशानुगत विशेषता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जाति और उसका व्यवसाय जन्म से ही निश्चित हो जाता है। इसमें पिता का व्यवसाय पुत्र को विरासत में मिलता है, और बोगल ने कहा कि व्यवसाय का पैतृक होना जाति को स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार की बात वो करते हैं। और तीसरी जो विशेषता उन्होंने बताई वो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन। ये बोगले का सबसे अनूठा विचार है। उन्होंने कहा विभिन्न जातियां एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करती हैं। रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है उनमें। और ये अलगाव किस रूप में होता है? खान पान के निषेध में, वैवाहिक प्रतिबंध के रूप में होता है, और सामाजिक संपर्क की दूरी के रूप में होता है। सामाजिक संपर्क की दूरी के रूप में होता है। जातियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जातियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, ताकि उनकी शुद्धता बनी रहे। तो ये 3 विशेषताएं बोगल ने अपनी किताब में जाति व्यवस्था की परिभाषा में दी है, और इसमें शोषण की चर्चा उन्होंने नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये संरचनात्मक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था को एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि जाति व्यवस्था में असमानता है, लेकिन शोषण की बात उन्होंने नहीं की थी। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। ये लाइन किसने कही, ये परिभाषा किसने कही है, पूछा गया है वस्तुनिष्ठता के बारे में। तो ये परिभाषा A.W. ग्रीन की है। A.W. ग्रीन की लाइन है। ग्रीन की ये परिभाषा वस्तुनिष्ठता के मनोवैज्ञानिक और नैतिक पक्ष पर बल देती है। इच्छा और योग्यता मतलब मनोवैज्ञानिक और नैतिक पक्ष पर बल देती है। ग्रीन का तर्क है कि वस्तुनिष्ठता केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि शोधकर्ता की वो मानसिक स्थिति है, शोधकर्ता की मानसिक स्थिति है, जहां पर वो अपने पूर्वाग्रहों को, भावनाओं को और व्यक्तिगत पसंद नापसंद, इन सब को एक किनारे रख देती है। मतलब एक किनारे रख करके केवल सत्य और प्रमाण को स्वीकार करने के लिए तैयार वो रहता है, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। इसमें 2 वर्ड दिए गए, एक है निष्पक्षता। निष्पक्षता की भी बात की है। निष्पक्षता का अर्थ होता है बिना किसी राग द्वेष के, न प्रेम न घृणा। यदि प्रमाण आपकी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, तब भी उन्हें स्वीकार करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। अर्थात उसमें निष्पक्षता हो और एक ऐसी मानसिक स्थिति हो जिसमें पूर्वाग्रह नहीं हो, भावनाओं, जो हमारी व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो ना हो, और व्यक्तिगत पसंद नापसंद ना हो। तो ये A.W. ग्रीन की परिभाषा है वस्तुनिष्ठता के बारे में। मैकाइवर इन पेज की किताब सोसाइटी एन इंट्रोडक्शन है, जिसमें उन्होंने समाज के बारे में व्यवस्थित विश्लेषण किया है। सोसाइटी एन इंट्रोडक्शन एनालिसिस, इंट्रोडक्शन। इन्होंने इस किताब में सामाजिक संबंधों की अमूर्तता की बात की है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जैसे विषयों पर इनका विश्लेषण आधारित है। और जॉर्ज लुंडबर्ग, ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग, इन्होंने वस्तुनिष्ठता को डेटा प्रमाणीकरण से जोड़ा। डेटा प्रमाणीकरण, वह मानते थे कि यदि हम वैज्ञानिक विधियों का सही उपयोग करें तो वस्तुनिष्ठता अपने आप आ जाएगी। इनकी जो वस्तुनिष्ठता है वो ग्रीन की तरह मानसिक इच्छा पर नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित है। मतलब वो वैज्ञानिक तकनीक की महत्ता पर जोर देते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक तकनीक को व्यवस्थित रूप से लागू करते हैं तो वस्तुनिष्ठता अपने आप आ जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है एकॉफ्स,
ये वस्तुनिष्ठता से संबंधित नहीं है, ऐसे कोई मतलब पद्धति मेथोडोलॉजी से रिलेटेड ये नहीं है। कभी-कभी विकल्पों में ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन देने ही हैं। वस्तुनिष्ठता से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। मैक्स वेबर का वैल्यू न्यूट्रलिटी भी अक्सर पूछा जाता है वस्तुनिष्ठता से संबंधित। कुछ इसी तरह से वक्तव्य वहाँ भी है, जिसमें अगर देखें तो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसमें हमें स्वहित हमारी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। अगर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है, जिसकी बात यहाँ की जा रही है, तो वो भी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित कर सकता है। मूल्य निर्णय, प्रत्येक समाज के अपने अलग-अलग मूल्य होते हैं, तो मूल्य निर्णय भी कभी-कभी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, द पीपल चॉइस नामक अध्ययन जिसे पाल एफ लेजारफेल्ड एवं अन्य 1948 ने किया था, किस अनुसंधान का उदाहरण है? तो ये सर्वेक्षण था, सर्वे रिसर्च था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह अध्ययन 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 1940 में हुआ था। उसी के दौरान ओहायो में किया गया था। शहर है एरी काउंटी, स्थान था वहां पे ओहायो में, वहीं पर ये किया गया था। और ये पैनल सर्वेक्षण तकनीक था। पैनल सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग इसमें किया गया था, जहां पर उन्होंने मतदाताओं के एक ही समूह का चुनाव के दौरान बार बार सर्वेक्षण किया, बार बार साक्षात्कार लिया। ये शुद्ध रूप से सर्वेक्षण आधारित अध्ययन था, जिसमें सांख्यिकीय डेटा का प्रयोग किया गया था। इसमें एक समूह ले लिया गया और बार बार उनका साक्षात्कार किया गया, और इसी अध्ययन से एक सिद्धांत निकला, 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का सिद्धांत निकला। उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि मीडिया का जो प्रभाव है लोगों पर सीधे नहीं पड़ता, बल्कि ओपिनियन लीडर्स के माध्यम से उन तक पहुंचता है। 2 स्टेप, मतलब मीडिया का प्रभाव सीधे नहीं पड़ता है मतदाताओं पर, बल्कि ओपिनियन लीडर्स होते हैं उनके माध्यम से पड़ता है। ओपिनियन लीडर्स के माध्यम से पड़ता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान अक्सर प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में चरों के हेरफेर के साथ किया जाता है, जिसमें कई वेरिएबल्स होते हैं, और नियंत्रित वातावरण में ये किया जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। और नृवंश विज्ञान अध्ययन, एथनोग्राफिक रिसर्च, इसमें शोधकर्ता किसी समुदाय के साथ लंबे समय तक रहता है और उसके जीवन, उसकी संस्कृति और उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। जैसे कि हमने ऑस्कर लेविस के मामले में देखा, ऑस्कर लेविस ने एथनोग्राफिक रिसर्च किया था। और लेजर्सफील्ड का जो ये सर्वेक्षण अनुसंधान है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का, ये क्वांटिटेटिव था, मात्रात्मक था। इसमें सांख्यिकी और साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया था। इसमें एथनोग्राफिक अध्ययन का प्रयोग नहीं किया गया था। और ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? जब अनुसंधान में अतीत की घटनाओं, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? जब अनुसंधान में अतीत की घटनाओं को, दस्तावेजों को, पुरालेखों को विश्लेषित किया जाता है और उस आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा, सर्वेक्षण अनुसंधान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। यह प्रश्न जो है सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्षवादी परंपरा और वैज्ञानिक पद्धति का जो मूल दर्शन है उससे संबंधित है। ये बताता है कि विज्ञान केवल कल्पना नहीं है, बल्कि तथ्यों के बार बार परीक्षण पर टिका हुआ होता है। तो यही कहा जा रहा है कि विज्ञान क्या है? अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः फिर अवलोकन पर ही वापस आना पड़ता है। और ये लाइन जो है गुडे एवं हार्ट की है। गुडे एवं हार्ट ने ये लाइन कही है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये भी किताब पूछी जाती है बार बार। मेथड्स इन सोशल रिसर्च 1952, और ये समाजशास्त्र के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। ये गीता के समान मानी जाती है रिसर्च से रिलेटेड। और अवलोकन के बारे में गुडे और हार्ट कहते हैं कि जो विज्ञान है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, अर्थात उसमें अवलोकन का चक्र शुरू होता है, अवलोकन से ही स्टार्ट होता है और फिर वापस में कोई अवलोकन पर ही आना पड़ता है। तो अवलोकन के चक्र की बात करते हैं, अर्थात विज्ञान एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें शोधकर्ता सबसे पहले किसी घटना को देखता है, ऑब्जर्व करता है, और अवलोकन के आधार पर एक हाइपोथेसिस बनाता है, और अंत में वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है यह जांचने के लिए उसे फिर उसी वास्तविक दुनिया में जा करके पुनः अवलोकन करना पड़ता है। तो एक तरह से इसमें अवलोकन का चक्र ही होता है।
गुडेम हार्ट कहते हैं कि बिना अवलोकन के कोई विज्ञान वैज्ञानिक नहीं हो सकता, अवलोकन ही विज्ञान का प्रारंभ है और उसका अंतिम परीक्षण भी। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। पीबीएंग की बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इनकी बुक है। पीबीएंग ने सामाजिक सर्वेक्षण को व्यवस्थित बनाने पर काम किया था। सामाजिक सर्वेक्षण, उन्होंने अवलोकन के बारे में कहा था कि ये नेत्रों द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन। अवलोकन के बारे में उन्होंने कहा कि अवलोकन नेत्रों द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। उन्होंने अवलोकन के महत्व पर बल दिया था, लेकिन अंतिम सत्यता के लिए वापस आने वाली विशिष्ट परिभाषा ये जो दी गई है वो गुडेम की इनकी नहीं है। अवलोकन की का पक्ष ये भी लेते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और ये बोगार्डस, जैसा कि हम जानते हैं, इन्होंने सामाजिक दूरी पैमाना सोशल डिस्टेंस स्केल के लिए जाने जाते हैं। उनका ध्यान इस बात पर था कि विभिन्न समूहों के बीच कितनी दूरी या कितनी निकटता है। उन्होंने केस स्टडी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो केस स्टडी से भी जुड़ते हैं बोगार्डस, ये ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं जाने जाते। एसी मोजर, इनकी भी एक प्रसिद्ध बुक है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन मुजर की बुक है। ये मात्रात्मक डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और सैंपलिंग की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकीय सटीकता पर अधिक ध्यान दिया। तो इस प्रकार से ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है गुडेम हार्ट की, अवलोकन का चक्र। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, लुई डोमो ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस अप्रोच द्वारा प्रतिपादित किया था? तो डोमो का जो अप्रोच है वो कॉग्निटिव हिस्टोरिकल है, संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, जो उन्होंने अपनी बुक होमो हायरार्किकस में प्रयोग किया था। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम, संज्ञानात्मक का क्या अर्थ है, कॉग्निटिव का क्या अर्थ है, विचारों की संरचना। ड्यूमा का मानना था कि भारतीय समाज को केवल बाहर से देख करके नहीं समझा जा सकता है, केवल गरीबी, व्यवसाय, इन आधारों पर हम भारतीय सामाजिक संरचना को नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमको विचारों की जरूरत है, विचारों को समझने की जरूरत है, भारतीय मूल्यों को समझना होगा जो भारतीयों के दिमाग में मौजूद हैं। ऐतिहासिक से तात्पर्य उनका है कि उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। इंडोलॉजिकल उपागम है उनका, प्राचीन धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के भारतीय सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि जाति व्यवस्था के मूल नियम क्या थे। तो लुई डुमा का भारतीय समाज का जो अध्ययन का अप्रोच है वो कॉग्निटिव हिस्टोरिकल है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को प्योर और इम्प्योर के बीच विरोधाभास के रूप में देखा था और उन्होंने पवित्रता और अपवित्रता को भारतीय सामाजिक संरचना का आधार माना। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जो शक्ति है वो हमेशा पवित्रता के अधीन रही है, जो पवित्र हैं उनके पास शक्ति है, जो अपवित्र हैं उनके पास शक्ति नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें प्रकार्यात्मक संदर्भ परिधि है। यह उपागम ये मानता है कि समाज के सभी अंग मिल करके एक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जिस प्रकार से शरीर अपने विभिन्न अंगों के आधार पर बना रहता है। और प्रकारात्मक संदर्भ परिधि अप्रोच का प्रयोग जो है श्रीनिवास ने किया है, एससी दुबे ने किया है भारतीय समाज के अध्ययन में, जब उन्होंने क्षेत्रीय कार्य का उपयोग किया है। ड्यूमा ने इनकी आलोचना की है इसी आधार पर कि प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण विचार होता है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है भोगवादी आर्थिक उपागम, ये उपागम ये मानता है कि मनुष्य के सभी कार्य अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए होते हैं, अधिकतम आर्थिक लाभ की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो हेडोनिस्टिक थियरी है और ड्यूमा ने इसको भारतीय समाज के लिए अनुपयुक्त माना है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज व्यक्तिवाद पर नहीं टिका है बल्कि वो समूहवाद पर टिका हुआ है। और चौथा ऑप्शन इसमें है राजनीतिक और इतिहास शास्त्र। ये उपागम राजाओं के बारे में, युद्धों के बारे में और राजनीतिक सत्ता के इतिहास के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया? तो यह प्रश्न जो है भारत के सोशियोलॉजी ऑफ लॉ और मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ये अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 को पोषित करता है। अनुच्छेद 23 कहता है
कि भारतीय संविधान मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। मानव तस्करी, जबरन श्रम का निषेध। जबरन श्रम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, बेगारी, जिसको हाली प्रथा भी कहा जाता था। तो भारत में जो बंधुआ मजदूरी थी उसे बेगार भी कहते थे, हाली प्रथा भी कहते थे। इसे संबंधित अधिनियम 1976 में लाया गया, क्योंकि ये सदियों से सामाजिक आर्थिक असमानता का प्रतीक रही है। जब आपातकाल आया और 20 सूत्री कार्यक्रम 19 में आपातकाल और 25 सूत्री कार्यक्रम, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन दोनों कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो उसमें एक कार्यक्रम ये भी था, एक सूत्र ये भी था कि जिसमें बंधुआ मजदूरी को जड़ से खत्म करना था। तो जब अधिनियम आया 1976 में, उसके पहले एक अध्यादेश लाया गया था 1975 में। बाद में उसको संसद द्वारा अधिनियम के रूप में पारित किया गया। तो पहले अध्यादेश लाया गया था, ऑर्डिनेंस, बाद में उसको 76 में संसद से पास कराया गया। अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि इस कानून के तहत केवल बंधुआ मजदूरी को अवैध ही नहीं घोषित किया गया, बल्कि बंधुआ मजदूरों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के ऋणों को समाप्त कर दिया गया था। ये केवल बंधुआ मजदूरी छुड़ाने की बात नहीं करता है अधिनियम, बल्कि पुनर्वास की भी बात करता है। अर्थात मुक्त किए गए मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार इसमें लेती है, और इसमें दंडात्मक प्रावधान भी किए गए थे। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जेल का प्रावधान था, जुर्माने का भी प्रावधान था। 62 इससे संबंधित नहीं है। इसमें आप इसको भारत चीन युद्ध के रूप में इस सन को ले सकते हैं। ऐसा कोई सामाजिक सुधार का कार्यक्रम 62 में नहीं हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। 72 में एक अधिनियम है, बना महत्वपूर्ण है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये भी बार बार पूछा जाता है। ये पर्यावरण समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है, और 1969 भी इससे कोई संबंधित सन नहीं है। इसको आप बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जोड़ सकते हैं, जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस प्रकार से हम चारों ऑप्शन पे चर्चा कर लिए हैं। 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को पोषित करता है, जिसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार हाइपर रियलिटी के साथ जोड़ा था? हाइपर रियलिटी की अवधारणा बॉडिलार्ड की है। ये प्रश्न उत्तर आधुनिकतावाद और मास मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीन बॉडिलार्ड ने ये समझाया था कि किस प्रकार से डिजिटल युग में जो नकल है वो असली दुनिया से भारी पड़ जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन इसमें सही होगा, जे बॉडिलार्ड। और किस किताब में उन्होंने दिया था? उनकी किताब है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। सिमुलेक्रा क्या है और सिमुलेशन क्या है, इसी में हाइपर रियलिटी की अवधारणा वो देते हैं। हाइपर रियलिटी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जहां मास मीडिया, जिसमें टीवी है, सोशल मीडिया है, विज्ञापन आदि हैं, ये जो मास मीडिया है वास्तविक दुनिया का इतना अधिक सिमुलेशन या नकल, सिमुलेशन मीन्स होता है नकल, तैयार कर देता है कि लोग असली और नकली के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं। बॉडिलार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिकता जो है ये हाइपर रियलिटी की दुनिया है, जिसमें नकल इस प्रकार से तैयार हो जाती है कि लोग असली और नकली में अंतर करना ही भूल जाते हैं, उसको अंतर नहीं कर पाते। जैसे डिज्नीलैंड है, वीडियो गेम है, यहाँ अनुभव इतना परफेक्ट होता है या लुभावना होता है कि लोग वास्तविक जीवन उसके सामने फीका पड़ने लगता है। तो वो डिज्नीलैंड की बात करते हैं, वीडियो गेम की बात करते हैं। बॉडिलार्ड कहते हैं कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो असली नहीं है, बल्कि सिमुलेक्रा है, नकल की नकल। सिमुलेक्रा मीन्स होता है नकल की नकल, अर्थात जो दुनिया हमको दिखाई जा रही है उसकी वास्तविक कॉपी ही नहीं है, वो नकल की नकल है, सिमुलेक्रा है, अर्थात वो वास्तविकता में है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। लियोटार्ड को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। उत्तर आधुनिकता का जनक लियोटार्ड को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द पोस्ट कंडीशन, लियोटार्ड की बुक है। इन्होंने कहा कि मेटा नैरेटिव्स या महान वृत्तांत, जैसे मार्क्सवाद है, विज्ञान है, इसके प्रति अविश्वास लियोटार्ड जताते हैं। उनका कहना था कि उत्तर आधुनिक युग में कोई एक बड़ा सत्य नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे स्थानीय सत्य होते हैं।
मेटा नैरेटिव्स और महान वृत्तांतों के प्रति अविश्वास की बात लियोटार्ड करते हैं। जिंगबुट बाउमेन जो है ये अपनी लिक्विड मॉडर्निटी के लिए जाने जाते हैं। लिक्विड मॉडर्निटी। उन्होंने बताया कि आज के समाज में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ लिक्विड है, ना रिश्ते, ना पहचान, ना ही कैरियर, सब कुछ लिक्विड है, सब कुछ तरल हो चुका है जो अपनी आकृति बदलता रहता है। उन्होंने कंज्यूमर सोसाइटी के बारे में भी अध्ययन किया है, कंज्यूमर सोसाइटी पर भी उन्होंने प्रभाव डाला है। और मैनुअल कैस्टल ये नेटवर्क सोसाइटी के लिए जाने जाते हैं, नेटवर्क सोसाइटी से संबंधित है। और इन पर इसी पेपर सॉल्विंग में हमने इनकी ट्रोलॉजी के बारे में, उनकी त्रयी के बारे में भी, द इंफॉर्मेशन एज के बारे में भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने विश्लेषण किया है कि किस प्रकार से इंटरनेट और सूचना तकनीक ने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी राजनीति को, हमारी संस्कृति को एक वैश्विक नेटवर्क में बदल दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, ये कथन और कारण से संबंधित है, अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तर्क है, अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों के अति उपयोग के फलस्वरूप ये घटना हुई है। तो हम जानते हैं कि 1960 के दशक के उत्तरार्ध में जो पंजाब है ये भारत का अन्न भंडार बना, लेकिन इसने समाजशास्त्रीय रूप से अगर देखा जाए तो पारिस्थितिक संकट को जन्म दिया। तो ये बात सही कही गई है कि पंजाब में जो हरित क्रांति आई जिससे पंजाब भारत का अन्न भंडार बना, लेकिन उसका निगेटिव एस्पेक्ट ये पड़ा कि कई सारी पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अभिकथन सही है, क्योंकि जैव विविधता की कमी उसमें की गई थी हरित क्रांति में, क्योंकि केवल गेहूं और धान उगाया गया। गेहूं और धान चक्र के कारण वहां की जो संरचना थी, मिट्टी की जो संरचना थी वो बदल गई, जिससे मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आ गई। कैंसर जैसी बीमारियों का प्रसार हुआ, इसको कैंसर बेल्ट भी कहा जाने लगा था। तो इस प्रकार से जो कथन है वो सही है। और अधिक उत्पादन के लिए जो मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक, रासायनिक खादों का अति उपयोग हुआ, जिसके फलस्वरूप ये हुआ। तो तर्क भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, क्योंकि यह प्रश्न जो है समाजशास्त्री वंदना शिवा के विचारों से मेल खाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द शिवा की एक बुक है, पर्यावरणवादी हैं, पर्यावरण शास्त्री हैं, वंदना शिवा की बुक है द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, में तर्क दिया था कि यह क्रांति केवल तकनीकी नहीं थी, बल्कि इसने पंजाब की सामाजिक और पारिस्थितिक संरचना को अस्थायी रूप से चोट पहुंचाया है। तो यहाँ पर ये किताब महत्वपूर्ण हो जाती है, पंजाब का ही अध्ययन है वंदना शिवा का, द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसी में से यह कथन और कारण दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है। नंबूदरियों का संयुक्त परिवार तथा नायरों का संयुक्त परिवार, जिसको तारवाड़ कहते हैं, और नंबूदरियों में संयुक्त परिवार पाया जाता है उसको इल्लम कहते हैं। ये दोनों समरूप है, दोनों समरूप हो ही नहीं सकते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है, बिल्कुल सही है कि सभी संपूर्ण दक्षिण भारत में जितने भी समाज है वो मातृवंशीय नहीं है, केवल कुछ ही मातृवंशीय समाज हैं। और नंबूदरियों का संयुक्त परिवार और नायर का संयुक्त परिवार दोनों अलग अलग चीजें, समरूप नहीं है, तो तर्क गलत है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो नंबूदरियों का संयुक्त परिवार है इल्लम और जो नायर का संयुक्त परिवार है तारवाड़, दोनों अलग अलग हैं। अगर हम देखें तो पूरा दक्षिण भारत मातृवंशीय है, ये कहना बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकांश जातियां पितृवंशीय हैं। और तारवाड़ और इल्लम ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे तारवाड़ में परंपरा जो है पितृवंशीय है, तारवाड़ में जो परंपरा है वो मातृवंशीय है, और नंबूदरी में जो परंपरा है वो पितृवंशीय है। जो पितृवंशीय उसमें पिता से पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है, और मातृवंशीय में माँ से बेटी को उत्तराधिकार मिलता है। तो दोनों अलग अलग परिवार हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये पिछले वर्ष 2025 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न थे उस पर हम सभी ने सभी विकल्पों पर अच्छा विश्लेषण किया है। आशा है कि इससे संबंधित प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, विकल्पों से संबंधित प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, और यदि रिपीट होते हैं तो उनके सही होने की गुंजाइश भी होगी। और पढ़ते रहिए, लगे रहिए,
प्रश्नों को हल करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि वैचारिक क्वेश्चंस जब आ जाते हैं, तथ्यात्मक तो रिपीट होते हैं तो रटने पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो वैचारिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, थियरी को समझना होता है, वैसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें इसी प्रकार का जो विश्लेषण है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अब हम अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें।